हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 बायोलॉजी के एक चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है या डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो जाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेम स्पीशीज़ का मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, मतलब व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई भी स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म है, उसने नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनाए और सपोज करिए उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे में वो स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और अगर सारी स्पीसीज़ ने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो अर्थ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं बचेगा। तो रिप्रोडक्शन स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने का काम करता है, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, या रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। अब एक क्वेश्चन आता है, टू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे हेयर का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस डीएनए में स्टोर रहती हैं। तो जब भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो असेक्सुअल नीड से रिप्रोड्यूस कर रहे हों या सेक्सुअल नीड से, ऑर्गेनिज्म को अपना डीएनए अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करना होता है। उसके लिए वो अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं। अब ये जो डीएनए को कॉपी करने का प्रोसेस है, ये कोई परफेक्ट प्रोसेस तो है नहीं, इसमें वेरिएशंस आना बहुत नेचुरल सी बात होती है। तो जब डीएनए की कॉपी बनेगी तो पिछले डीएनए से तो थोड़ी सिमिलर होगी, लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरिया का। तो मान लीजिए किसी पॉन्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया थे और ये सारे रिप्रोड्यूस कर रहे थे, नए बैक्टीरिया बना रहे थे। अब रिप्रोड्यूस करते वक्त डीएनए कॉपी होगा और साथ साथ वेरिएशंस भी आएंगी। तो कुछ बैक्टीरिया को ऐसे कॉपीड डीएनए मिले जिनमें कुछ खास तरह का वेरिएशंस था, जिससे बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट हैं। हीट रेजिस्टेंट यानी कि हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब अचानक क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो जिन बैक्टीरिया के पास हीट रेजिस्टेंट वाला डीएनए होगा वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी मर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन वेरिएशंस की वजह से ही बैक्टीरिया एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बल्कि अपनी स्पीसीज़ को अर्थ पे कंटिन्यू रखा। थस वेरिएशन इज़ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो चलिए अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए समझते हैं इनके बारे। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो जाना विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। ठीक है, ये तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना विद द यूज़ ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे। ये इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर नीडेड। इसमें क्या होता है, नो सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर इन्वॉल्व, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स और गैमेट्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या डिफरेंस हो सकता है, देखिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। थस फ्यूज़न ऑफ गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट एंड थस जाइगोट इज़ नॉट फॉर्म्ड। चलिए पहले शुरू कर लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है फिजन।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिज़न क्या है या डिफाइन फिज़न, देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर जाता है, यानी डिवाइड कर जाता है, और जो पार्ट्स डिवाइड होने के बाद मिलते हैं वो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। तो फिज़न दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फिज़न और दूसरा मल्टीपल फिज़न। देखिए बाइनरी मतलब दो और फिज़न मतलब स्प्लिट। बाइनरी फिज़न में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट हो जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा देखिए अमीबा और लिशमानिया। दूसरा है मल्टीपल फिज़न। इसमें क्या होता है, देखिए अब मल्टीपल फिज़न में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये एक प्लाज्मोडियम है जिसमें बहुत सारे डिवीज़न हुए। येलो और ग्रीन कलर से जो आपको ये दिख रहा है ना, वो ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन गए हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, प्लाज्मोडियम। अब आगे पढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, विच इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation। फ्रेगमेंटेशन में देखिए ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारी फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में डिवाइड हो जाता है और हर फ्रेगमेंट से मैच्योर होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये स्पायरोगायरा है जो बीच में से डिवाइड हो गया है। जो फ्रेगमेंट्स मिले उनसे दो अलग अलग स्पायरोगायरा फॉर्म हो गए। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, स्पायरोगायरा। अब फिज़न और फ्रेगमेंटेशन काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। दोनों में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर ले रहा है, लेकिन एक डिफरेंस भी होता है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिज़न एंड फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए फिज़न में क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है फिज़न, ठीक, और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके अलावा एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ। देखिए इसका आंसर होगा स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, कि स्पायरोगायरा असेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो जब कोई स्पायरोगायरा मैच्योर हो जाएगा और कंसिडरेबल लेंथ अचीव कर लेगा तो वो स्मॉल पीसेस या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये फ्रेगमेंट्स नए स्पायरोगायरा बना लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, विच इज़ रीजनरेशन। तो क्या है रीजनरेशन, देखिए कटे हुए बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाना, ठीक। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। और ये किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा या प्लेनेरिया। अब इस डायग्राम में देखिए ये एक प्लेनेरिया है, इसको तीन पार्ट्स में कट किया और हर पार्ट से एक नए प्लेनेरिया फॉर्म हो गया, ठीक। ओके, इसके बाद आता है बडिंग। देखिए बडिंग में क्या होता है, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड विच देन डिटैच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। देखिए जो ऑर्गेनिज्म बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा उसकी बॉडी पे आउटग्रोथ फॉर्म होती है और इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बड। ये बड उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हुआ हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। देखिए इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो स्पोर फॉर्मेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल है राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये ब्रेड पे लगने वाला एक फंगस होता है। आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड को रखे बहुत टाइम हो जाए तो उस पर ग्रीनिश ब्लैक सी आउटग्रोथ आ जाती है। वो कुछ और नहीं बल्कि राइजोपस होता है और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो होता क्या है कि एयर में इसके राइजोपस के स्पोर्स ट्रैवल करते रहते हैं, जहाँ भी इन्हें अपने लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है। मान लीजिए एक अच्छी सी पुरानी ब्रेड इनको मिली तो उसके सरफेस पे ये स्पोर्स सेट हो जाते हैं। फिर ये स्पोर्स ग्रो होंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ आप ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे।
इसके थ्रू राइजोपस ब्रेड के सरफेस पे अटैच होता है और इसको हम बोलते हैं हाइफे। इसके अलावा कुछ छोटे ब्लोब ऑन अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर यानी गोल बॉल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं सुपरेंजिया। इन सुपरेंजिया के अंदर ढेर सारे स्पोर्स भरे होते हैं। जब सुपरेंजिया बर्स्ट कर जाते हैं तो ये सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से राइजोपस की जो ये लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है। लास्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज़ हो रहा है? नहीं, बस कोई भी प्लांट के पार्ट से एक पूरा नया प्लांट जब बन जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए, ये दो तरह का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल यानी जो नेचर से होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा बर्ड्स या ब्रायोफाइलम लीफ। ठीक, देखिए इसमें कुछ बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइलम की लीफ के मार्जिन पर फॉर्म हो जाते हैं। जब ये बर्ड्स डिटैच होके नीचे सोइल पे गिरते हैं तो इनसे एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट फॉर्म हो जाता है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं शुगर केन, रोज़, जैस्मीन। यूजुअली ये उन प्लांट्स में कराया जाता है जिनमें सीड्स फॉर्म नहीं होती, या अगर फॉर्म होती भी हैं तो वो वायबल नहीं होती, यानी सक्सेसफुली उनसे नया प्लांट नहीं बन पाता। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के 3 पार्ट्स हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। देखिए कटिंग में क्या होता है, इसमें प्लांट के किसी पार्ट यूजुअली स्टेम को कट करके सोइल में गाड़ दिया जाता है और फिर उसमें से स्टेम फॉर्म होने लगती है और फिर पूरा नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर अब लेयरिंग की बात करें तो देखिए, एक प्लांट है, उसकी ब्रांच को लेके सोइल से कवर कर दिया। अब ये जो पार्ट है इससे रूट्स फॉर्म होने लगती हैं और फिर इसको स्टेम, इसकी जो स्टेम है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल प्लांट फॉर्म हो जाता है। ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें हम 2 अलग अलग प्लांट्स की स्टेम को लेते हैं और इनको जॉइन कर देते हैं। जिस स्टेम के पार्ट में रूट्स होती हैं वो सोइल से अटैच्ड होता है, उसको हम बोलते हैं स्टोक, और जो पार्ट विदाउट रूट होता है उसको बोलते हैं सॉयन। तो स्टोक और सॉयन को जब हम जॉइन करते हैं तो ये एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो होने लगता है। ठीक है, और ग्राफ्टिंग का पर्पस क्या है या यूज़ क्या है? देखिए, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। मान लीजिए कोई एप्पल प्लांट है, वो बड़े साइज़ के एप्पल प्रोड्यूस करता है लेकिन उसमें डिसीज़ जल्दी लग जाती हैं। दूसरा एप्पल प्लांट है जो वो छोटे एप्पल्स प्रोड्यूस करता है पर उसमें जो है जल्दी डिसीज़ नहीं लगती। तो हमें चाहिए एक ऐसा एप्पल प्लांट जिसमें बड़े एप्पल्स लगें और जल्दी डिसीज़ भी ना हो। तो हमने क्या किया, दोनों प्लांट्स की स्टेम्स को लिया और उसकी ग्राफ्टिंग करा दी। ठीक, तो हमें हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्लांट मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टिश्यू कल्चर पे। देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की टिप से एक टिश्यू लिया और उस टिश्यू को लैब में आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया। ठीक, ये जो आर्टिफिशियल मीडियम है ये हमारे प्लांट के टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब धीरे धीरे टिश्यू ग्रो होगा तो उसको हम बोल देते हैं कैलस। कैलस फॉर्म हो जाएगा तो इसे एक दूसरे मीडियम में रख देते हैं जिसमें हॉर्मोन्स डाल देते हैं। इन हॉर्मोन्स की वजह से कैलस और ग्रो करता है और फिर उसको बोलते हैं प्लांटलेट। तो जब ये प्लांटलेट फॉर्म हो जाता है तो इसको सोइल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ ये नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स की नीड है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जा रहा था। दूसरी बात, जब मेल गैमेट
और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, मतलब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलते हैं, तो वो होंगे टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सेकंड, सेक्स सेल्स और गैमेट्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब देखिए, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और आपने देखा होगा कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत रिजेंबल करते होंगे। हो सकता है आपकी नाक आपके पापा जैसी हो या आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते होंगे, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से एकदम आइडेंटिकल नहीं होते। ऐसे ही अगर आपके भाई बहन हैं तो वो भी आपसे एकदम सिमिलर नहीं होंगे। तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग गैमेट्स फ्यूज़न कर रहे हैं, तो यहाँ वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर काफ़ी टाइम तक वेरिएशन होते रहते हैं तो एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो यहाँ पे बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन हाउ दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन gives rise to viable variations than asexual reproduction and how does this affect evolution। तो इसके आंसर में आपने बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूज़न होता है विच लीड्स टू हायर चांसेस ऑफ वेरिएशंस, और यही वेरिएशन जब काफ़ी टाइम तक होते रहते हैं देन दे लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता, इसलिए उसमें वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ना है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में फ्लावर का डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है स्टेमेन, और स्टेमेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। देखिए फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होता है। वहीं फ्लावर में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो होता है कार्पेल या पिस्टिल। दोनों एक ही चीज़ है। कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन पार्ट्स को अच्छे से समझने के लिए ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट या फीमेल जर्म सेल होता है। तो अब देखिए फ्लावर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें केवल पिस्टिल होगा या केवल स्टेमेन, यानी या तो केवल मेल पार्ट होगा या केवल फीमेल। ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब एक, यानी एक टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल या फीमेल। इसका एग्जांपल है पपाया एंड वाटरमेलन। अब दूसरा टाइप, वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, यानी स्टिग्मा और पिस्टिल दोनों हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को बोल लेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा हिबिस्कस या मस्टर्ड। ये जो डायग्राम है ये हिबिस्कस फ्लावर का है, ठीक, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। चलिए बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। तो पहला स्टेप है पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे लैंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे पोलिनेशन कहते हैं। और ये 2 तरह से हो सकता है, या तो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, यानी एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच पोलिनेशन हो गया, या फिर क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, यानी अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच पोलिनेशन हुआ। तो एग्ज़ाम में आप इन डेफिनेशंस को लिख कर आ सकते हैं। अब पोलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। ये जो डायग्राम है ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को शो कर रहा है। ये डायग्राम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है,
तो इसको अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे लैंड करे और फिर क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब फॉर्म करने लगते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो करता है, लेंथ में बड़ा होता है और फिर ओवरी तक पहुंच जाता है। इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये जो मेल जर्म सेल है या मेल गैमेट, ये भी ओवरी तक पहुंच जाता है और वहां जाके फीमेल गैमेट या फीमेल जर्म सेल से जाके फ्यूज़ कर जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और आपको पता होगा इससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है? देखिए जायगोट के फॉर्मेशन के बाद कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल, ये स्टेमेन, ये सब श्रीवल कर जाते हैं यानी सूख जाते हैं और बचता क्या है? ओवरी और उसके अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर जायगोट। अब ये जायगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बना लेता है और ओवरी बना लेती है फ्रूट। ओव्यूल अपने अराउंड हार्ड टफ कवरिंग फॉर्म कर लेता है और सीड बन जाता है। अब इस सीड को अगर हम सोइल में डालते हैं तो इसमें से एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आपको सीड के पार्ट्स दिखाए गए हैं। पहले पार्ट की अगर बात करें तो विच इज़ कोटिलेडन। देखिए जब सीड को सोइल में डाला जाता है तब उसकी रूट्स नहीं होती। अब रूट्स नहीं होती तो सोइल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो। तो सीड को प्लांट बनने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कोटिलेडन, जो कि सीड का फूड स्टोर होता है और इसका फंक्शन होता है जर्मिनेटिंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, तो अब बात करते हैं प्ल्यूम्यूल और रेडिकल की। देखिए प्ल्यूम्यूल सीड का वो पार्ट होता है जो ग्रो करके शूट बनाता है। शूट मतलब पेड़ का सोयल से ऊपर वाला भाग, ठीक। और वहीं रेडिकल सोयल के नीचे वाला पार्ट यानी रूट्स, ठीक। तो ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद। अगर हम प्यूबर्टी को डिफाइन करें तो देखिए इट इज़ द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेट्स बिगिंस टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और जब हम सेक्स हार्मोन की बात कर ही रहे हैं तो मेल में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ओस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। तो प्यूबर्टी में क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये हार्मोन क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। फिर गर्ल और बॉय सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मींस दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। प्यूबर्टी में गर्ल्स और बॉयज़ में जो चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। देखिए जितने भी ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं, इनमें से कुछ ऑर्गन है जिनका काम है मेल जर्म सेल यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और कुछ दूसरे ऑर्गन है जिनका काम है इन स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की साइट तक डिलीवर करना। तो टेस्टिस में मेल जर्म सेल या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और बाकी ऑर्गन्स जैसे वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट, ये सब स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की साइट तक यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ तक डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टेस्टिस मेल बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक मस्कुलर पाउच में लाई करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है? वाई डस टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कि टेस्टिस बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती? तो देखिए इसका आंसर होगा कि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस की।
तो इसके दो फंक्शन हैं, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना और स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। अब टेस्टिस के बाद बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेस्टिस जब स्पर्म को प्रोड्यूस कर देता है तो फिर ये स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करके यूरेथ्रा तक पहुंच जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वास डिफरेंस डिलीवर्स स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। अब प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, जो कुछ फ्लूइड सिक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? तो इसका आंसर होगा कि ये ग्लैंड्स जो फ्लूइड सिक्रेट करती हैं वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इजी बनाते हैं एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरी की। देखिए ओवरी जैसा कि आप देख सकते हैं ओवल शेप की होती है और इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल भी बोला जाता है। ओवरी का काम है ओवम या एग का प्रोडक्शन करना और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका सिक्रेशन करना। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो आपको याद रखनी है कि जब एक गर्ल चाइल्ड की बर्थ होती है तो उसकी ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। जब गर्ल प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है तो ये एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और एक एक करके ओवरी से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और रिलीज़ होके ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। यानी कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन हुआ एग्स को ओवरी से यूटरस तक पहुंचाना। लेकिन अगर स्पर्म वेजाइना से एंटर कर जाता है तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न वो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, ठीक। तो फेलोपियन ट्यूब में आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं यूट्रस पे। देखिए अगर स्पर्म और एग का फ्यूज़न हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको पता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जाइगोट सेल डिवीज़न करके बड़ा हो जाता है और उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। ये एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंच के यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाता है। यहाँ पे इसकी फर्दर ग्रोथ होती है यानी कि एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से ह्यूमन बेबी। अब जब ये ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है प्लेसेंटा से। अब ये प्लेसेंटा क्या है? ये एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू एम्ब्रियो मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेता है और अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को मदर के ब्लड में सेंड कर देता है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो व्हाट हैपन्स इन दैट केस? तो इस केस में होता है मेंस्ट्रुएशन। तो चलिए इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज़ करती है और हर महीने यूट्रस भी ब्राउन कलर से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक थिक स्पंजी लाइनिंग डेवलप करता है टू प्रिपेयर इटसेल्फ इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एग और यूट्रस की लाइन, जो आप देख सकते हैं, ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आ जाती है और ये हर महीने होता है फॉर अबाउट 2 to 8 days और इसी साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो चलिए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इस टॉपिक से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की, यानी वो डिसीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। तो इसमें 3 डिसीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट गोनोरिया, सेकंड सिफिलिस और थर्ड एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
अब इनमें से गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं और एड्स एक वायरल डिसीज़ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की। इस टॉपिक में बच्चों के बहुत से डाउट आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी वो मेथड्स जिनसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। तो जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी, उसमें इसके 4 मेथड्स बताए गए हैं। तो पहला है बैरियर मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, थर्ड IUCD और फोर्थ है सर्जिकल मेथड। देखिए, एक एक करके समझ लेते हैं। बैरियर में आता है कंडोम, और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ STD। इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है STD को रोकने का, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरा मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का है केमिकल मेथड, जिसमें आती हैं ओरल पिल्स, यानी ओरली इन पिल्स को लिया जाता है और इनमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो या तो एग को ओवरी से रिलीज़ नहीं होने देते या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि अलग से हॉर्मोन्स लिए जा रहे हैं तो इससे बॉडी का जो नेचुरल हार्मोनल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। चलिए थर्ड मेथड पे आ जाते हैं, विच इज़ IUCD, यानी कि इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको कॉपर टी भी कहते हैं, ठीक। इंट्रा यूटेरिन यानी यूट्रस के अंदर इसे घुमाया जाता है। इसमें आता है कॉपर टी, जो कि कॉपर से बना होता है और टी शेप का होता है, इसलिए इसका नाम है कॉपर टी। इसका भी एक डिसएडवांटेज होता है कि इट कैन कॉज इरिटेशन ऑफ यूटरस। लास्ट मेथड इज़ सर्जिकल मेथड, यानी सर्जरी करी जाती है और ये मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकता है। मेल के केस में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, और इससे क्या होता है, स्पर्म्स ट्रांसफ़र नहीं होते। फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब या ओवरी डक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि वैसे तो ये मेथड्स काफ़ी सेफ हैं, लेकिन अगर सर्जरी के प्रोसेस में प्रिकॉशंस ना रखे जाएं, यानी मान लीजिए अनहाइजीनिक कंडीशन में सर्जरी को परफॉर्म कर दिया, ऐसे केस में इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।